हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के संपूर्ण इतिहास को टोटली पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से प्रमुख वंश था और कौन कौन से प्रमुख शासन भारत पर राज किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। ये वीडियो जो इसमें 712 ईस्वी से लेकर के 1707 जो कि सिख के धर्म गुरुओं के बारे में है वहाँ तक हम लोग देखेंगे। यानी कि जितना कवरेज मध्यकालीन भारत के इतिहास में आता है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके टॉपिक वाइज देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक ब्राह्मणी वंशी, ठीक है, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। यदि हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में चलेंगे तो उस समय सिंध पर दो प्रकार के आक्रमण देखे गए थे, जिनमें कि पहला जो था वो था अरबों का आक्रमण और जो दूसरा था वो था तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले अरब का आक्रमण हुआ था भारत पर। तो उस समय जो मोहम्मद बिन कासिम था वो सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उस समय का राजा जो थे सिंध के वो थे ब्राह्मण वंशी दाहिर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। राजा कौन था? तो दाहिर। ठीक है, और याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन आक्रमणकारी आक्रमण किया था? तो वो किया था अरब देश का। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगिन ने किया। ठीक है, अब देखिए अरब शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन तुर्क शासक की बात आएगी तो तुर्क शासक में हो जाएगा सुबुक्तगिन। और कब किया था? तो 986 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ के शासक था? तो गजनी के शासक था ये सुबुक्तगिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार कुल आक्रमण किया था। तो प्रश्न बनता है कि बताइए कि 17 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो कब से कब तक किया था? तो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक वह आक्रमण जो है वो बीच बीच में करते रहता था। आगे है इसके बाद कि उसने आक्रमणों का उदय यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। यानी कि उसको यहाँ पास शासक बनने का उद्देश्य नहीं था, वो सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए यहाँ से एक प्रश्न इसमें आता है कि जजिया कर किसने शुरू किया। ठीक है, तो जो जजिया कर है वो जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। ये जो है गैर मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों पर लगाया जाता था। ठीक है, जिनमें कि 5 व्यक्तियों पर यह टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, जैसे कि पहला में था बच्चा, ठीक है, दूसरा में था वृद्ध व्यक्ति, तीसरा में था महिला और चौथा में था ब्राह्मण। यानी कि ब्राह्मण पर भी उस समय टैक्स जो है ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। ठीक है, और पांचवा में था विकलांग व्यक्ति।
यानी कि 5 व्यक्तियों से जजिया कर में टैक्स नहीं लिया जाता था, बाकी सभी से टैक्स लिया जाता था और ये गैर मुस्लिम वाले व्यक्तियों से ही लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे है कि उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वहिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में पराजित किया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि बताइए कि वहिंद की लड़ाई कब हुई थी, तो 1001 ईस्वी। ठीक है, अब वहिंद की लड़ाई किसके किसके के बीच हुई थी, तो ये युद्ध हुआ था जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। ठीक है, हिंदू शाही शासक था जयपाल और महमूद गजनवी के बीच ये युद्ध हुआ था, वहिंद की युद्ध। ठीक है, 1001 ईस्वी। वहिंद की द्वितीय लड़ाई 1008 ईस्वी में उसने हिंदू शाही वंश के ही आनंदपाल को हराया था। अब दूसरा वहिंद की युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1008। ठीक है, महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ आदि नगरों का विध्वंस कर दिया था। ठीक है, 1025 ईस्वी है, यानी कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि टोटल जो 17 बार महमूद गजनवी आक्रमण किया था उन सब में से सबसे जो ज़्यादा लूट मार किया गया था वो किया गया था 1025 ईस्वी का, जिनमें कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया गया था और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर था उस समय का। तो आमतौर पर जो मंदिर प्रसिद्ध होता है, जो वर्तमान में भी प्रसिद्ध है, वहाँ पास उस मंदिर में ज़्यादा आपको धन दौलत सोना चांदी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर उस समय ज़्यादा प्रचलित था, इसीलिए क्या किया कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये था महमूद गजनवी से संबंधित तथ्य। ठीक है, चलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रीन लूसेंट बुक ले करके मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करके देख सकते हैं इस वीडियो को पढ़ने के बाद। आगे है यहाँ से मोहम्मद गौरी। ठीक है, 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी। ठीक है, महमूद गजनवी भी लूटने आया था और मोहम्मद बिन कासिम भी लूटने ही आया था। चलिए आगे जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, तो प्रश्न आएगा बताइए कि कौन ऐसा प्रथम मुस्लिम था जो भारत पर राज्य करना चाहता था, तो वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये चाहता था कि भारत पर आक्रमण करके उसको जीत करके भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यही पॉइंट बनता है पहला नंबर का कि बताइए कि निम्न में से कौन सा राजा भारत पर राज्य करना चाहता था। तो मान लेते हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, और ऑप्शन नंबर सी में मोहम्मद गौरी रहेगा, तो आप लोग मारिएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्योंकि प्रथम 2 बार दोनों जो थे मोहम्मद कासिम और मोहम्मद गजनवी दोनों लूटने के लिए आए थे। आगे है कि इस समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था दिल्ली पर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई थीं। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जिसमें गौरी की पराजय हुई थी, तथा दूसरा जो हुआ था वो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। मतलब एक बार जो है वो
पृथ्वीराज चौहान जीत गया था प्रथम युद्ध में 1191 वाला में, लेकिन 1192 वाला जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को जीत हासिल हुई थी, उसके बाद ही दिल्ली और अजमेर में कब्जा करके मुस्लिम साम्राज्य का नींव डाली थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, जयचंद जो था दोस्तों, वो ही क्या किया था कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को हेल्प कर दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गया था। लेकिन फिर इसको भी लड़ाई हुआ, तो जब इसको भी लड़ाई हुआ था तो ये भी हार जाता है मोहम्मद गौरी से जयचंद। आगे है कि 1206 ईस्वी में गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपना गृह प्रांत की ओर चला और रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, वो मोहम्मद गौरी का दास था, लेकिन मोहम्मद गौरी की पुत्री का शादी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है कि जब मोहम्मद गौरी वापस जाने लगता है तो ये अपना सारा राजपाट अपने दामाद को सौंप करके जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद पढ़ेंगे कि गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, चूँकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो देखिए अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि प्रथम में आ जाएंगे आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश की कार्यकाल की यदि हम लोग बात करेंगे तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया था दिल्ली पर। पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, यानी कि पहले इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में इसमें दिल्ली बनाया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको दिल्ली लाया था राजधानी को। और उससे संबंधित तथ्य देखिए, और उससे संबंधित तथ्य है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? गुरु तो संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। तो प्रश्न आएगा कि बताइए कि कुतुब मीनार, ठीक है, किसके नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, इसीलिए उनके नाम पर ही कुतुब मीनार बनाया जा रहा था। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुतुब इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है तो कौन मस्जिद बनवाया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। इसकी मृत्यु लाहौर में चेगोन पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, पोलो चूँकि घोड़ा से की सहायता से खेला जाता है, तो पोलो खेलने के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी। घोड़ा से गिर गया था और घोड़ा ने इसको क्या किया था? खान दिया था। ठीक है, मतलब उसी पर चढ़ गया था। आगे है इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236। इसने कुतुब मीनार को बनाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। ठीक है, देखिए
कौन नींव डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला, लेकिन इसको कंप्लीट कौन किया? तो इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। तो इसे जो है इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू किया। इसके तहत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी के टाका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया था। तो प्रश्न आएगा कि बताइए कि इल्तुतमिश ने चांदी का क्या इस्तेमाल किया था? तो याद रखिएगा, चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किया था। तो आप क्या कीजिएगा कि इस लाइन को आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किया था। आगे है, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल, ठीक है, चालीसा यानी कि चहलगानी का गठन किया, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब ये 40 व्यक्तियों का एक क्या बनाया था? दल बनाया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको चहलगानी बोलते थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे कि राजा को कोई डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। आगे है रजिया सुल्तान। ठीक है। तो रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। तो देखिए रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का शासनकाल यदि देखेंगे तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी। ठीक है। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा करना बंद कर दिया और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू किया। रजिया ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत, ठीक है, को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे अमीर वर्ग, ठीक है, जो तुर्क अधिकारी नाराज हो गए। ठीक है। जो चालीसा थे। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी करनी पड़ गई। ठीक है। और आगे है कि इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली तथा भटिंडा से दिल्ली आते वक्त अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध कर दिया। आगे है कि रजिया के बाद हराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया, परंतु ये अयोग्य थे और बलबन ने सत्ता हथिया ली। ठीक है। चलिए अब बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बलबन के बारे में है आगे। तो बलबन का शासन काल है 1266 से लेकर के 1286। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था, यानी कि खून का बदला खून का अनुपालन किया। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को सबसे पहले नष्ट कर दिया। बलबन ने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिसे जीले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया जाता है का पद धारण किया। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की। तो नवरोज उत्सव भारत में शुरुआत किसने किया? तो बलबन ने ही किया। ठीक है।
सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी कि घुटने के बल बैठ करके सुल्तान के सामने सिर झुकाना तथा पैबोस, ठीक है, इसको पाबोस बोलते हैं। पाबोस मतलब पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना जैसी प्रथाओं शुरू किया था। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विराजत को सैन्य विभाग से अलग कर दिया और नए सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी। आगे है खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। देखिए, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1296 तक चला था, ठीक है। इसमें मात्र 2 ही शासक आए थे, जिनमें कि पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, ठीक है। और सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपना धन अर्जित किया और अंततः धोखे से अपने चाचा की हत्या करवा दी, ठीक है। मलिक गफूर से हत्या करवाया था। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है, जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से हराकर दिनार में खरीदा था। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्ग प्रदर्शक के से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त है। चलिए आगे जान लेते हैं अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, ठीक है, और हौज खास और सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को ही बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थानीय सेना गठित की तथा सैनिक को नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिक के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए थे। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसी कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। वह बीना को संशोधित किया। उसे तोता ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित कवि कौन थे। तो याद रखिएगा उस समय उसके 2 महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है, जिनमें कि पहला कौन है, तो पहला हो जाएंगे अमीर खुसरो, ठीक है। पहला अमीर खुसरो और दूसरा हो जाएंगे हसन दहलवी, ठीक है। और तोता ए हिंद किसको बोलते हैं, तो अमीर खुसरो को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आगे है तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। तो तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला था, जिनमें कि प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। 1320 से लेकर के 1325। इसने सिंचाई के साधनों और विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण करवाया था तथा अकाल संहिता का निर्माण किया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसने अपने जीवन काल के दौरान 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए जो विफल हो गए। जैसे पहला, कर विधि। कर वृद्धि में देखिए, सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि ऐसे समय में की जब वहाँ पर अकाल पड़ा।
अकाल पड़ा था और फिर प्लेग एक महामारी के रूप में फैल गया था। ठीक है, इस प्रकार सुल्तान की यह योजना विफल रही। दूसरा, राजधानी का स्थानांतरण। इसने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की ताकि उत्तर एवं दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन न तो आम जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इस प्रकार का नियंत्रण रखना संभव हो सका, इसलिए ये भी क्या हो गया, विफल हो गया, फेल हो गया। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा पर भी कुछ निर्णय लिए थे। चलिए जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसका उपयोग सोने चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाना था, परंतु बड़े पैमाने पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के लेकर सरकारी खजाने से उनके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए। ठीक है, इससे खजाना खाली हो गया और यह योजना भी क्या हो गया, विफल हो गया। आगे है खुरासान अभियान, यानी कि इसके तहत सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य में उत्पन्न अर्थव्यवस्था, ठीक है, उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करने की सोची। इसके लिए अतिरिक्त सेना का गठन किया और 1 साल का वेतन पेशगी दे दिया, परंतु खुरासान में व्यवस्था कायम हो जाने के कारण सुल्तान की यह योजना भी क्या हो गया, फिर से विफल हो गया। आगे है कि कराचिल अभियान। ठीक है, कराचिल अभियान भी विफल हुआ था। देखिए, कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराचिल का विद्रोह दबाने और उसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी, परंतु आरंभिक सफलताओं के बाद वहां सुल्तान को जन व धन की भारी हानि उठानी पड़ी थी। ठीक है, तो 5 फैसला लिया था जो कि क्या हो गया था, सब के सब गलत हो गया था। आगे है कि उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही, ठीक है, का विभाग स्थापना किया था। आगे है उनके अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था और विजयनगर, बहमनी, मदुरै आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था। तो जो इब्न बतूता था वो किसके कार्यकाल में आया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो 1351 से लेकर के 1388 तक चला था। ठीक है, उसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिक को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। उसके शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल चुका था। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आकाशीय बिजली, ठीक है, आकाशीय बिजली से 5वां मंडल उस समय क्या हो गया था, टूट गया था। तो फिर से निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो याद रखिएगा फिरोज शाह जो तुगलक था वो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो है वो पुनः निर्माण करवाया था, क्योंकि वह बिजली के झटके से टूट गया था। वह मेरठ तथा टोपरा, अंबाला स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली ले गया तथा फिर अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में उसने स्थापित किया। उसने दासों के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदा गान की स्थापना की। उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोजशाही की रचना की।
प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी उसका दरबारी था। ठीक है, उसने तारीख ए फिरोशाही तथा फतवा ए जहादरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौन? तो बर्नी, याद रखिएगा बर्नी। आगे है तैमूर का आक्रमण। ठीक है, तो देखिए 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के, ठीक है, दूरदरांत आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर के निर्देश लोगों को बेरहमी से कत्ल किया और भयंकर लूटपाट की। भारत पर आक्रमण के दौरान खिलजी खां ने तैमूर की बहुत सहायता की और वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्र लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर आदि प्रशासन खिलजी खां को सौंप दिया था। तो आगे है सैयद वंश के बारे में। ठीक है, तो देखिए सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां, जो कि 1414 से लेकर के 1421 तक चला था, ने किया था। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश का था। ठीक है, शिया मुसलमान। देखिए खिलजी खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन और आलम शाह अयोग्य शासक थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला, जिसने लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो आगे आएगा अब लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक चला। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। लोदी वंश की किसने स्थापना की? बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है बहलोल लोदी के बारे में। तो बहलोल लोदी उसने जैनपुर के सरकी राज्य को विजित कर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए थे। आगे है सिकंदर लोदी। ठीक है, 1489 से 1517 के बीच यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि नापन हेतु गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा का स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने। ठीक, कब? तो 1504 में आगरा का स्थापना किया, लेकिन 6 में उसको अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। सिकंदर लोदी क्या करवाया था? कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था। आगे है इसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1526 के बीच। यह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। दिल्ली सल्तनत का काल अब क्या होता है? इसके बाद समाप्त हो गया। अब मुगल वंश आरंभ होगा। ठीक है, मुगल वंश 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक राज किया था। ठीक है, जैसे कि बाबर प्रथम क्या था? मुगल वंश का शासक बाबर 1526 से लेकर के 1530। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर यानी कि तुर्क का तथा माता की तरफ से चंगेज खां यानी कि मंगोल का वंशज था। बाबर द्वारा निम्न युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, जिनमें कि पहला हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में, इसने बाबर ने राणा सांगा को हराया। तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और चौथा है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, इसने बाबर ने महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई जो अफगानों के संगठित करके लाया था उसको हराया था। ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबर नामा लिखी थी।
याद रखिएगा क्या नाम था, तो बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी लिखी थी। चलिए आगे आ जाएगा हुमायूं के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं हुमायूं के बारे में। देखिए हुमायूं का शासनकाल 2 बार हुआ था। जैसे एक बार 1530 से लेकर के 1540 और एक बार 1555 से लेकर के 1556, क्योंकि बीच में शेर शाह सूरी राज किया था। ठीक है, वो भी जान लेंगे। देखिए हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसका प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में पराजित किया और 1540 में कनौज यानी कि बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। तब जाकर हुमायूं भारत से बाहर चला गया। इस आधार पर हुमायूं का शासनकाल 2 चरण में विभक्त हो गया। पहला 1530 से लेकर के 1540 तक और दूसरा 1555 से लेकर के 56 तक। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि हुमायूं जो है किताब पढ़ने का बहुत शौकीन था। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। याद रखिएगा हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, आगे है अकबर के बारे में। अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी। ठीक है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान हुआ था, जब हुमायूं यहाँ से भाग गया था। अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। ठीक है, और 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया और बैरम खां को वकील नियुक्त किया गया। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। 1575 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में 1575 में। 1575 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है, चलिए आगे है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात जीतने के लक्ष्य पर बनवाया था। इसी वर्ष अकबर ने फतेहपुर सिकरी की धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बीच वाद विवाद चलता था, क्योंकि अकबर बहुत सारे धर्म को जो है समान मानता था। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद कि 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही, ठीक है, या दीवान ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में 9 रत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। पहला बीरबल, दूसरा मानसिंह, तीसरा फैजी, चौथा टोडरमल, पांचवा जो था अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर अबुल फजल, फिर तानसेन, फिर भगवान दास, फिर मुल्ला दो प्याजा। ये सब क्या थे, तो अकबर के दरबार के क्या थे, 9 रत्न थे। चलिए आगे है अकबर के बेटा जहांगीर के बारे में। ठीक है, 1605 से लेकर के 1627 तक राज किया था। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वा कर अंधा करवा दिया अपने ही बेटे को। ठीक है, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। तो गुरु अर्जुन को फांसी कौन दिया था, तो जहांगीर ने। जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में शेर ए अफगान की विधवा महरू निसा से हुआ, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां का जहांगीर के शासन में काफ़ी दखल था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला
चरमो उत्कर्ष पर था। ठीक है, यानी कि ये भी क्या था, पेंटिंग, ये भी पेंटिंग का ये शौकीन था। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की। ठीक है, अपने आत्मकथा स्वयं लिखी, तुजुक ए जहांगीर, फारसी भाषा में। आगे है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉपकिंस ने के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया। ठीक है, 1608 से 1611 के बीच। तो याद रखिएगा, कैप्टन हॉपकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में। इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की थी। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेज आ गए थे और सूरत में व्यापार कोठी की स्थापना की थी। आगे है शाहजहां, 1627 से लेकर के 1658। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा में राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसने इसी किले में दीवान ए आम व दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। उसने स्वयं अपना व अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल का वास्तुविद उस्ताद ईसा खान था। ठीक है, उस्ताद ईसा खान। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, शुजा और औरंगजेब व मुराद थे, 4 पुत्र थे। ठीक है, शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद करवा दिया। इसी स्थान पर 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। आगे है औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो देखिए औरंगजेब, यह औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष था। मैंने औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य और बढ़ गया था। उसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। आगे है सूरी वंश, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 से 1545 तक भारत पर राज किया। शेर शाह का असली नाम फरीद था। उसने शेर खां की उपाधि बिहार के गवर्नर बाबर खान लोहानी ने दी थी। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसमें एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। शेर शाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना की थी। याद रखिएगा, पद्मावत की रचना कब हुआ था, तो शेर शाह के शासनकाल में। किसने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था हिंदी में पद्मावत की रचना। शेर शाह सूरी ने सिंधु नदी के बंगाल तक शेर शाह सूरी मार्ग, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। सिंधु नदी से लेकर के बंगाल तक ग्रांड ट्रंक रोड। शेर शाह का मकबरा सहरसा बिहार में स्थित है। ठीक है, सासाराम बिहार में। ठीक है, सासाराम बिहार में स्थित है। उसने चांदी का, रुपया व तांबे का दाम प्रचलित किया था। आगे है मैसूर राज के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैसूर राज को जान लेते हैं। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर के 69 ईस्वी में पराजित किया।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में हैदर अली के लड़ते हुए, ठीक है, मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी पद्धति अपनाते हुए एक मजबूत सेना बनाई और प्रशासन में भी कुशल फेरबदल किए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 92 ईस्वी के बीच हुआ। अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया और उसे श्रीरंगपट्टनम में संधि करनी पड़ी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को मारकर मैसूर का राज्य कब्जा कर लिया था। आगे है मराठा वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं मराठा वंश को। मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1626 ईस्वी में पूना के शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। शिवाजी धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपनी ताकत बढ़ाई। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी उसे मार दिए। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को शिवाजी ने भगा दिया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश किया, जिससे शिवाजी को काफ़ी दुर्ग मुगलों के पास चले गए। शिवाजी को 1666 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नज़रबंद किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राजाभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री थे। अब हम लोग इस टॉपिक के इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, सिख धर्म गुरु और उनके कार्य के बारे में पढ़ लेंगे और मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पास समय काल के बारे में देखेंगे, गुरु कौन थे, उनका कार्य क्या था, ये सभी जान लेंगे। तो 1469 से लेकर के 1539 के बीच गुरु नानक देव क्या थे, सिख गुरु थे। इनका कार्य सिख धर्म की स्थापना और आदि ग्रंथ की रचना, ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने ही किया था। 39 से 52 गुरु आनंद सिख गुरु थे और गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु आनंद थे। 1552 से 74 ईस्वी में गुरु अमरदास गुरु थे। धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किए थे। 74 से 81 गुरु रामदास थे। अमृतसर की स्थापना 1577 ईस्वी में किए थे। 1581 से लेकर के 1606 गुरु अर्जुन देव थे। श्री हर मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था गुरु अर्जन देव ने, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो स्वर्ण मंदिर का नींव भी रखे थे गुरु अर्जुन देव ने। 1606 से 1645, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को लड़ाकू जाति में बदलना गुरु हरगोविंद सिंह का कार्य प्रणाली था। 1645 से 61 गुरु हर राय उत्तराधिकारी मुगलों के युद्ध में भाग, ठीक है। और 1661 से लेकर के 64 गुरु हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में ही मृत्यु। 1664 से लेकर के 75 गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा फांसी। और 1675 से लेकर के 1708 में गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना की स्थापना और अंतिम सिख की गुरु। तो ये था दोस्तों हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल पॉइंट को जान लिए। ये वीडियो जो है जेएसएससी की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को कंप्लीट ढंग से कवर करता है, चाहे वो जेएसएससी द्वारा लिया गया झारखंड एसआई का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को
समझ चुके हैं तो लुसेंट से ग्रीन वाला बुक से आप टेस्ट मारकर ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।